हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम हमारे जो भी आरपीएससी के द्वारा पूछे गए पेपर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, उनको सॉल्यूशन उनका कैसे आपके द्वारा किया जाएगा, क्वेश्चंस की जो प्रकृति होती है, उसका जो नेचर होता है वो आपको पता चल जाएगा। धीरे धीरे हम जो जितने भी क्वेश्चंस हैं कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पूछे गए हैं, आरपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, उनका 1 to 1 जितने भी आए हुए हैं ओल्ड पेपर, उनका सॉल्यूशन करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे, उनको समझाएंगे और आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, आरपीएससी के द्वारा, लोक सेवा आयोग उसके द्वारा, और उनका हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो हम धीरे धीरे सारे के सारे पेपर हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। और डेफिनेटली एग्जाम कोई भी हो, आपकी अपकमिंग जो एग्जाम होते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनको लेके आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे पुटअप किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे ये जो आपका वरिष्ठ अध्यापक जो है सेकंड ग्रेड का जो पेपर है, उसमें विशेष शिक्षा, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उसमें 2018 का पेपर है और उसके बारे में हम सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो आरपीएससी उसके द्वारा कंडक्ट करवाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे। देखिए, इस पहले प्रश्न से ही लोक देवता गोगाजी की शुरुआत होती है। लोक देवता गोगाजी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि ये किस शासक के समकालीन थे। तो आपका आंसर महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे महमूद गजनी है वो राइट आंसर आएगा। महमूद गजनी है, उनके साथ गोगाजी जो है वो गायों को लेकर युद्ध भी लड़ा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, काफ़ी बार पूछा गया है। यानी कि गोगाजी का जो जन्म हुआ है वो ददरेवा चूरू में हुआ है। और गोगा मेड़ी जो है, जहाँ पे जो हनुमानगढ़ में है, जहाँ पे प्रतिवर्ष यहाँ पे लोक देवता गोगा जी का मेला भरता है यहाँ पे, ठीक है। तो मोहम्मद गजनवी ने इनको क्या कहा था, जहार पीर भी कहा था। किसको? लोक देवता गोगा जी को, सर्पों का देवता भी कहा था। और गोगा जी की जो ओल्डी है वो कहाँ पे है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि गोगा जी की ओल्डी है वो कहाँ पर है। तो ओल्डी दोस्तों याद रखना, जो जालोर है उसमें एक सांचौर जगह है, वहाँ पे गोगा जी का मेला भी भरता है और उसको क्या बोलते हैं, गोगा जी की ओल्डी बोलते हैं। तो याद रखना, लोक देवता गोगा जी महमूद गजनी के समकालीन थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अर्जुन सिंह, संग्राम सिंह, उदय सिंह और विक्रमादित्य। तो देखिए दोस्तों, ये जो मीरा है उनका विवाह है संग्राम सिंह जो राणा सांगा थे उनके पुत्र भोजराज से हुआ था। मीराबाई का विवाह है और उसी समय भोजराज जो थे उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है, यानी कि उनकी अल्पकाल में ही क्या हो जाती है, शादी के कुछ ही दिन बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। और ऐसा मध्यकालीन जो राजपूताना था उसमें ये था कि जिसकी भी मृत्यु हो जाती थी यहाँ पे, तो उसकी पत्नी को क्या होना पड़ता था, सती होना पड़ता था। तो मीराबाई को सती होने के लिए फोर्स किया गया, बट मीराबाई ने क्या किया, इस चीज़ का विरोध किया और उस चीज़ का विरोध करने के बाद में उसको वहाँ पे चित्तौड़ ही छोड़ना पड़ा और मीराबाई ने वहाँ पे सीधे द्वारिका जाकर और श्री कृष्ण है उनकी भक्ति में क्या हो गई थी, लीन हो गई थी। तो वहाँ पे जो शासक था वो विक्रमादित्य था, ठीक है। मेवाड़ का उस समय जब मीराबाई ने वहाँ पे परित्याग किया, वहाँ से जब उनका सती होने के लिए उनको फोर्स किया गया, तो उन्होंने जब परित्याग किया, श्री कृष्ण भक्ति में वो लीन हो गई थी, वहाँ से चली गई थी, द्वारिका में चली गई थी। तो वहाँ पे उस समय विक्रमादित्य था। देखिए, यहाँ पे जब उनकी शादी हुई थी तो संग्राम सिंह थे शासक, जो उनका शासनकाल था 1509 से 1528। याद रखना इसको, 1509 से 1528 ये किसका शासनकाल था, संग्राम सिंह का शासनकाल था। उसके बाद में कौन आता है, रतन सिंह आते हैं और उसके बाद में किनका शासन आता है, विक्रमादित्य का शासन आता है। विक्रमादित्य का जब शासन आता है तब क्या होता है, 1531 से, याद रखना 1531 से 1536 का जो शासनकाल था, यानी कि जो समय था वो विक्रमादित्य के शासनकाल था। और इसमें चित्तौड़ का द्वितीय शाखा भी हुआ था। चित्तौड़ का द्वितीय शाखा, यानी चित्तौड़ का जो द्वितीय शाखा था वो हाड़ी रानी जो थी कर्मावती, उसने हुमायूं को राखी भेजी थी और हुमायूं बहादुर शाह ने 1534 में आक्रमण किया था। और जब आक्रमण किया तो हुमायूं ने जब राखी भेजी तो वहाँ पे हुमायूं की तरफ से कोई भी उनको रिप्लाई नहीं मिला। तो उस समय बाघ सिंह के नेतृत्व में शाखा हुआ था दूसरा। पहला शाखा 1303 में हुआ था, उसके बाद में 1534 में, और तीसरा जो अंतिम शाखा हुआ था वो 1567 में। इस तरह से 3 शाखे हुए थे। और बनवीर ने
आपको ध्यान हो तो बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। आपको याद है ना वो कहानी, जब हम पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या की थी। देखो यहाँ पे उसने पन्नाधाय ने चंदन को बचाकर और उसने चंदन को आगे करके और उसने अपने उदय सिंह को बचाया था, याद है ना। तो याद रखना इसमें विक्रमादित्य का जो शासनकाल था 1534 ईस्वी में बाघ सिंह के नेतृत्व में। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि किसके नेतृत्व में और जो चित्तौड़ है उसका दूसरा शाखा हुआ था। तो याद रखना विक्रमादित्य का शासनकाल था 1531 से 36 तक का, और इसमें चित्तौड़ का द्वितीय शाखा हुआ था हाड़ी रानी के नेतृत्व में, और यहाँ पे हाड़ी रानी ने किया था और वो बाघ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ये याद रखना, बाघ सिंह के नेतृत्व में हाड़ी रानी ने, और वहाँ पे क्या किया था अपने जो है वहाँ पे शाखा हुआ था। तो 1303 पहला, 1534 दूसरा, 1567 तीसरा, इस तरह से 3 शाखे हुए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है और ये भी डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ? जयगढ़, गागरोन, जालोर, सिवाना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको सबको पता होना चाहिए कि जयगढ़ दुर्ग था उसमें जौहर नहीं हुआ था। बाकी जो कौन कौन से हैं, यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 1303 में जौहर हुआ था। जैसलमेर का जो दुर्ग है वो 2.5 शाखे के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता है। रणथंभौर में 1301 ईस्वी में यहाँ पे शाखा यानी जौहर हुआ था। उसके बाद में गागरोन में क्या हुआ है कि गागरोन में अचल दास खींची के नेतृत्व में जब हुसैन शाह ने आक्रमण किया था तब हुआ था गागरोन के अंदर। फिर यहाँ पे आपका आता है जालोर। तो जालोर है वो 1311 में कन्नड़ देव चौहान के नेतृत्व में उस समय क्या हुआ था, जौहर हुआ था। और सिवाना में 308 में जौहर हुआ था, याद रखोगे। यानी चित्तौड़ में 1303, जैसलमेर जो 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध था, रणथंभौर में 1301 में, और गागरोन जो है अचल दास खींची के नेतृत्व में हुआ था। हुसैन शाह ने जब आक्रमण किया था उस समय। जालोर में 1311 में कन्नड़ देव चौहान, और 1308 में क्या हो गया यहाँ पे सिवाना। तो ये बाकी जो हैं दुर्ग हैं इनमें क्या हुआ था, जौहर हुआ था। लेकिन एक ऐसा दुर्ग है जयगढ़ दुर्ग जहां पे क्या नहीं हुआ था, जौहर नहीं हुआ था। तो राइट आंसर आपका क्या आ गया, 1 नंबर आ गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आता है किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित हैं? बूंदी, मेवाड़, अलवर, जयपुर। तो फ्रेंड्स किस चित्रकला, देखिए यहाँ पर आप ऐसे भी उसको कर सकते हो। शीतला माता का मंदिर जो चिकते दाग धब्बे ये वहाँ पे मंदिर है, उसकी पूजा की जाती थी शीतला माता की। तो शीतला माता इसी वजह से जाना जाता था शीतला माता के मंदिर को, और यहाँ पे लोग वहाँ पे आते भी थे। तो यहाँ पे हम शीतला माता का मंदिर है कहाँ पे, जयपुर में है। तो यहाँ आप कैसे अंदाजा लगाओगे कि जयपुर चित्रकला शैली है वो पुरुषों के चेहरे पर चोट व चेचक के दाग ये प्रदर्शित करने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जयपुर चित्रकला शैली आपको पता होगा कि जयपुर चित्रकला शैली की एक और विशेषता है, वो क्या है, आदमकद चित्र। आदमकद चित्र जो है वो यहाँ की एक बहुत ही प्रमुख विशेषता है। और साहिब राम, देखिए एक साहिब दीन हुआ था, तो साहिब दीन तो मेवाड़ का था, और यहाँ पे आता है साहिब राम जो यहाँ का एक प्रसिद्ध चित्रकार हुआ है, किस शैली का, जयपुर चित्र शैली का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जयपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तेजाजी, बाबूजी, गोगाजी और रामदेव जी। देखिए परबतसर का जो मेला है वो एक भरता कब याद रखना, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को नागौर में बढ़ता है। और इसमें स्पेशली क्या होता है कि पशुओं का क्रय विक्रय होता है, ये भी याद रखना। पशु मेला इसको अपने स्पेशली जो है नाम देंगे यहाँ पे। तो ये किसकी स्मृति में आयोजित होता है, तेजाजी की स्मृति में आयोजित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है न्यू में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? छैलकड़ी, नेवरी, पोत, सरी। देखिए यहाँ पे जो छैलकड़ी आता है वो केवल और केवल पुरुषों का आभूषण है जो कान में पहना जाता है। बाकी नेवरी, सरी, पोत ये कहाँ के हैं, महिलाओं के द्वारा, ठीक है, पहने जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें कि सरी और पोत, और एक इसमें आता है चंपाकली। सरी, पोत, चंपाकली ये भी गले में पहने जाते हैं महिलाओं के द्वारा। ठीक है, याद रख लोगे। यहाँ पे नेवरी है वो महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला आभूषण। तो इसमें याद रखना कि पुरुषों का आभूषण कौन था, सिर्फ और सिर्फ छैलकड़ी है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो गया 1। नेक्स्ट है छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? छेड़े देखिए शिशु मृत्यु, जागरण, वधु आगमन, फसल कटाई।
तो एक छेड़े है वो गाया जाने वाला किसकी, शिशु मृत्यु के ऊपर। याद रखना ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार आपसे पूछ लिया जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो छेड़े है वो एक शिशु की मृत्यु पर गाया जाने वाला एक गीत है। अगला आता है राजकुमारी मूमल किस स्थान से संबंधित थी। तो देखिए कोलायत, अर्थोणा, लोदरवा, केलापानी। तो ध्यान रखना जो राजकुमारी मूमल है वो लोदरवा की राजकुमारी थी। इसकी प्रेम कहानी किससे जुड़ी हुई है, जिस तरह से ढोला की मारू से, वैसे ही मूमल है, मूमल की किससे जुड़ी हुई है, महिंद्रा से जुड़ी हुई है। महिंद्रा, महिंद्रा क्या है, वहाँ पे जो आपका अभी वर्तमान में पाकिस्तान है वहाँ पे अमरकोट, अमरकोट पाकिस्तान में है, वहाँ से जुड़ी हुई है। और यहाँ से लगभग कितना है 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर के आसपास वो वहाँ से चलकर और किससे मिलने के लिए आता था, मूमल से मिलने के लिए आता था। जैसलमेर की, यहाँ पे लोदरवा है कहाँ पे, जैसलमेर में, याद रखना। और यहाँ पे एक मूमल की मेडी बनी हुई है, ठीक है, यानी कि वहाँ पे एक शिव मंदिर है, तो वहाँ पे ये मिलने के लिए आते थे। तो याद रखना राजकुमारी मूमल है वो लोदरवा, लोदरवा कहाँ पे है, जैसलमेर में। और यहाँ पे राजकुमारी मूमल है उसकी प्रेम कथा किससे जुड़ी हुई है, महिंद्रा से, जो बहुत ही प्रसिद्ध प्रेम कहानी है। तो राइट आंसर आपका आ गया थर्ड। अगला क्वेश्चन आता है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करता है, पाली, चित्तौड़गढ़, नागौर, जालोर। तो दोस्तों यहाँ जो पाली है वो एकमात्र ऐसा जिला है जो ग्रामीण जनसंख्या की लिंगानुपात में 1000 से ऊपर आता है, और है कितना इसका 1003 है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और वैसे ओवरऑल की जब हम बात करते हैं तो पहले नंबर पे कौन सा आता है, डूंगरपुर आता है जिसका 994 है, और पाली का ओवरऑल लिंगानुपात कितना है 987, ठीक है। वैसे राजस्थान का लिंगानुपात कितना है 928 है। तो ये सारे आंकड़े आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आता है कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि बकरी, बड़वारी, गोवंश, नाली। देखिए यहाँ पे गोवंश है वो किसकी नहीं है, गोवंश की नाली नहीं है, ठीक है, गोवंश की नाली नहीं है। ये नाली है वो किसकी है, भेड़ की है। इसमें क्या क्या आती हैं, नाली आ गया, मगरा, चक्री, चनौथर, सोनाली, ये किसकी हैं, यहाँ पे भेड़ की हैं। फिर आपका आता है बकरी है, तो बकरी की क्या क्या आ गया, शेखावाटी है, मारवाड़ी है, बड़वारी है। यहाँ जो गोवंश की, देखिए गोवंश की क्या आता है, थारपारकर आता है, कांकरेज आता है, राठी आता है, मालवी आता है, ये किसकी है, गोवंश की हैं, ठीक है। उसके बाद में आपकी भेड़ की आती है, तो जैसलमेरी आ गई, सोनारी आ गई, चनौथर आ गई। फिर आपकी क्या आती है भैंस की, तो एक बकरी आ गया, फिर आ गया बदावरी आ गया। ये सारी किससे संबंधित हैं, भैंसों से संबंधित हैं। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर है वो गोवंश है। गोवंश का इससे क्या नहीं हो रहा है, सुमेलित नहीं हो रहा है। गोवंश की मैंने आपको बताई थी, थारपारकर, कांकरेज, राठी, मालवी। बाकी ये जो नाली है वो नाली किसकी है, भेड़ की है। और नाली इसके साथ साथ में और कौन कौन सी हैं, मगरा, चक्री, चनौथर, सोनाली, ये आपको आंकड़े याद रखने हैं। अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है। देखिए आजकल इस तरह से क्वेश्चन पूछने लग गए हैं, आपसे क्वेश्चन को पूछने का यानी कि आपको भ्रमित करने का अलग अलग तरीका हो गया है कि मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, उत्तरी अरावली में इन जो प्रमुख सर्वोच्च जो शिखर हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा भी हो सकता है, आपको अच्छे से इसको तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अरावली पर्वत श्रेणी का जो शिखर है वो सर्वोच्च शिखर कौन सा है, नाहरगढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो कुंभलगढ़ आता है जो राजसमंद में है, ये दक्षिणी अरावली का है, दक्षिणी अरावली की यहाँ पे सर्वोच्च शिखर है कुंभलगढ़, ठीक है, ये 1234 मीटर है। फिर आपका ये जो तारागढ़ आता है ये आता है मध्य अरावली का आता है, इसमें 873 इसकी ऊंचाई है। उसके बाद में आपका जो सज्जनगढ़ है वो 938 है, और फिर आपका नाहरगढ़ आता है वो लगभग 600 मीटर की ऊंचाई है। तो यहाँ पे सर्वोच्च शिखर है अरावली पर्वत का, जो एक दक्षिणी अरावली का हिस्सा है वो कौन सा है, कुंभलगढ़ है, और इसकी कितनी है ऊंचाई 1234 मीटर है। ये अरावली के बारे में आपको जो फैक्ट हैं अच्छे से और डीपली इनको तैयार करने हैं। अगला आता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन दिए गए कोड से कीजिए। 84 खंभों की छतरी, तो देखिए 84 खंभों की छतरी है वो दोस्तों यहाँ पे आता है आपका 4 नंबर बूंदी में है, ठीक है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है, बूंदी पे है। ये 84 खंभों पे टिकी हुई है, इसलिए इसको 84 खंभों की छतरी कहा जाता है। इस 84 खंभों की छतरी का निर्माण है वो बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था, वो सेवादार महिला थी इनकी, उसके लिए,
ठीक है, यहाँ पे याद रख लोगे। फिर आता है आपका दौलत बाग। तो दौलत बाग है वो आपका आता है अजमेर में, यह 16वीं शताब्दी में जहांगीर यानी कि मुगल शासक जहांगीर था उसने किया था। और फिर ये हमारे जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो थे सुभाष चंद्र बोस, उनके नाम पे, उनकी याद में यहाँ पे इसको सुभाष उद्यान नाम दे दिया गया था। फिर बाद में देखिए शाहजहां ने यहाँ पे बारादरी का निर्माण करवाया था। फिर आता आपका लालगढ़। तो लालगढ़ कहाँ पर है? बीकानेर में है। लालगढ़ कहाँ पर है? बीकानेर में है। फिर आता आपका जग मंदिर। तो आपने सुना होगा कि जग मंदिर और जग निवास जो पिछोला झील के अंदर बने हुए हैं, जग मंदिर और जग निवास। तो यहाँ पे जग मंदिर कहाँ पे आ गया? उदयपुर में आ गया। इसमें 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों को छुपाया गया था जग मंदिर जग निवास में। तो इस तरह से आपका ये जो बनता है, इसमें आंसर कौन सा बनेगा आपका? ये राइट आंसर इसका बनेगा 2, यानी कि 4 3 1 2, 4 3 1 2। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे तो याद रखना ऐसे आंकड़े आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटों से सही उत्तर का चयन करना अपना। यहाँ पे उद्योग के नाम दे रखे हैं, यहाँ पे इनकी अवस्थिति दे रखी है। तो सूती वस्त्र उद्योग है वो कहाँ पर आता है? गुलाबपुरा में। सूती वस्त्र उद्योग आता है गुलाबपुरा में। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए भिवाड़ी प्रसिद्ध है, याद रखना इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भिवाड़ी है। फिर आता है आपका नमक। तो नमक के लिए यहाँ देखिए डीडवाना, नावा डीडवाना, ये नागौर वाला जो एरिया है ये प्रसिद्ध है यहाँ पे। तो यहाँ पे नमक के लिए आ गया डीडवाना। फिर संगमरमर, तो यहाँ मकराना, संगमरमर के लिए मकराना फेमस है। तो इसमें आपका क्या आ गया? सेकंड, थर्ड, 1 और 4, यानी कि जो राइट आंसर हो गया आपका 1 हो गया इसमें। फिर अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटों को सही उत्तर से चुनिए। ऐतिहासिक पर्यटन, फिर आता है धार्मिक पर्यटन, प्राकृतिक प्रकृति वाला पर्यटन, पुरातात्विक पर्यटन। तो देखिए वैसे इसको थोड़ा सा आप दिमाग लगा के इसको आराम से कर सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो हमें पढ़ने की, रटने की आवश्यकता नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ हमें समझने की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो देखिए सुनिए, यहाँ पे आता है आपका ऐतिहासिक पर्यटक। तो इतिहास में क्या चीज किस चीज में प्रसिद्ध है? रणथंभौर। यहाँ आपको ध्यान हो तो 1301 में साका जो हुआ है वो उसके लिए प्रसिद्ध है 1301 में। तो ऐतिहासिक यानी कि इतिहास की बातें कहाँ की प्रसिद्ध है? रणथंभौर की। फिर आपका आता है धार्मिक पर्यटन। धार्मिक में देलवाड़ा की जैन मंदिर देखो कितने फेमस है कि नहीं है? तो यहाँ पे धार्मिक चीजें यानी कि वहाँ पे मंदिरों के लिए वो बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन सा? देलवाड़ा। आबू के मंदिर वहाँ पे, और भी बहुत सारे मंदिर है। तो यहाँ पे धार्मिक पर्यटन देलवाड़ा आ गया। फिर आपका आता है प्राकृतिक। तो प्राकृतिक में क्या आ गया? ताल छापर, जहाँ पे प्रकृति द्वारा बनाया गया है, वहाँ पे पशु पक्षी ये सारे के सारे क्या करते हैं? विचरण करते हैं। इसलिए ये क्या हो गया? प्राकृतिक स्थल हो गया है ताल छापर, जो कहाँ पर है? चूरू में। फिर आपका आता है पुरातात्विक पर्यटन। तो आपको पता ही है सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है गणेश्वर, सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है हमारा गणेश्वर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? इस तरह से यहाँ आंसर नंबर आपका क्या हो गया? इसमें नीचे जब आप देखोगे तो 4 आएगा। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको क्या करने हैं? क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कृषि सांख्यिकी रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार फल उत्पादक की दृष्टि से निम्नलिखित फसलों को घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में यानी कि सबसे पहले क्या आ गया आपका? गेहूं आ गया, फिर आपका बाजरा आ गया, फिर आपका मक्का आ गया, फिर आपका क्या आ गया? चावल आ गया। इस तरह से इसमें क्या आता है? ए, डी, फिर आ गया बी और सी, यानी कि थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो राइट है। घटते क्रम की बात कर रहा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो गया थर्ड। याद रखना ये वाली जो है फसल उत्पादन से संबंधित है। फिर आता है, राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? स्टेपी जलवायु पाई जाती है। तो स्टेपी जलवायु है, याद रखना अरावली व पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? ये एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रकार की जलवायु वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसको हम डिटेल से आपको बाद में समझाएंगे, अलग से सेशन होगा इसका ज्योग्राफी का। बट यहाँ पे आपको थोड़ा इतना ध्यान रखना है कि अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच में स्टेपी प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है। अगला आता है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था। देखिए एक तो ये याद रखना, वर्तमान में जो हमारा जो संविधान है उनके जो स्रोत हैं उनमें 50% यानी कि अधिकतम उसको रीड माना जाता है 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। इसको जब आप डीपली पढ़ोगे तो बहुत इसके अंदर गहरी बातें हैं। जो
वर्तमान का हमारा जो संघीय शासन जो है वो इसी के ऊपर इर्द गिर्द घूमता है, ये एक मुख्य स्रोत है। अब हमारी बात आती है प्रश्न के ऊपर, तो वो क्या बोल रहा है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, काउंसिल ऑफ स्टेट, फेडरल चैम्बर ऑफ प्रोविंसेस, और यहाँ पे आता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स और स्टेट, देखिए यहाँ आता है स्टेट और यहाँ पे स्टेट्स, दोनों का सेम है, बट यहाँ पे स्टेट्स नहीं है, यानी कि उच्च सदन जो हुआ है वो है काउंसिल ऑफ स्टेट। यहाँ राइट आंसर क्या बन गया, 2 आ गया। वर्तमान में जिस तरह से हमारे जो है ना राज्यसभा और लोकसभा, उसी तरह से जो उच्च सदन है वो किसको कहा जाता है, राज्यसभा को कहा जाता है। वैसे ही यहाँ पे उच्च सदन है वो काउंसिल ऑफ स्टेट को कहा जाता था। प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन किसको, काउंसिल ऑफ स्टेट को कहा जाता। तो राइट आंसर क्या आ गया आपका, 2 आ गया। अगला है सन 2001 से 11 के बीच में निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 30% से अधिक रखी गई है। 30% से अधिक, यानी आपका जैसलमेर और बाड़मेर, सिर्फ 2 ही एक ऐसे जिले हैं जिनकी 30% से अधिक। बाड़मेर की आती है 32.5 दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, आप नोट कर लीजिए, बाड़मेर की 32.5 और यहाँ पे जैसलमेर की 31.8। सिर्फ 2 ही एक डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनकी दशकीय वृद्धि दर 30% से अधिक, और पूछा भी यही गया है, 30% से अधिक पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल जो हमारी दशकीय वृद्धि दर थी वो 21.3, ओवरऑल की बात कर रहा है। राजस्थान में ओवरऑल 10 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि है वो कितने परसेंट हुई थी, 21.3, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहे हैं, तो 1 और 11 के बीच में। ठीक है, और उसमें सबसे कम जो है वो गंगानगर की हुई थी 10%, याद रखना, सबसे कम गंगानगर की 10%, और सबसे ज़्यादा अभी मैंने आपको बताया था बाड़मेर। यहाँ पे बाड़मेर के बाद में आपका जो बांसवाड़ा आता है वो 26.5 ये लेके चौथे स्थान पे है, और जोधपुर है वो 27% के साथ में जो आपका 3rd पोजीशन है उस पे है। तो राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे आपका C और D है वो राइट आंसर हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों आज के हमने फर्स्ट पार्ट में यानी कि भाग 1 में हमने अच्छे क्वेश्चंस जो है राजस्थान से रिलेटेड हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपने की हैं। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में इससे आगे आपको देखने को मिलेगा। आपको कैसा लगे शेयर जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।